गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस करा था, कुछ याद दिलाएंगे आप मुझे? बोलो। एम्पेरिकल फार्मूला डिस्कस कर रहा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस करा था, एम्पेरिकल फार्मूला मास डिस्कस करा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिस्कस करा था, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन एंड रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। हमने यही दो टॉपिक, मतलब इतने सारे टॉपिक हमने डिस्कस करे थे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या मिलता है आपको? द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स डेट आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपको एक आइडिया लग जाता है कि कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट कितने एटम्स हैं ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, है ना। कंस्टिट्यूएंट एटम का मतलब मैंने क्या बताया था, जिनसे आपका कंपाउंड मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या डिस्कस करा था? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को यूज़ करते हुए मास कैलकुलेट कर लेते हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, और अगर आप एम्पेरिकल फार्मूला को यूज़ करते हुए मास कैलकुलेट कर लेते हो तो एम्पेरिकल फार्मूला मास। यूनिट क्या होनी चाहिए? एएमयू, ग्राम मत लिख देना, है ना। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मोलर मास एक ही बात है। तो यूनिट क्या होनी चाहिए? एएमयू, दोनों की। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास की भी यूनिट एएमयू होनी चाहिए और एम्पेरिकल फार्मूला मास की यूनिट भी एएमयू होनी चाहिए। फिर हमने रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला देखा। अगर आप एम्पेरिकल फार्मूला को एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला को एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। फिर हमने लास्ट फार्मूला डिस्कस करा था, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन विच इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ स्टेप्स देखे थे टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला। सबसे पहले मैंने आपको लिखने के लिए क्या बोला था? सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, देन परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। फिर आप क्या करोगे? परसेंटेज को डिवाइड कर दोगे एटॉमिक मास से। उसके बाद क्या करोगे? एक नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, उसको आप रिलेटिव रेशियो में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे? जिस भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम होंगे, सभी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स को उस कम वाले नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपल नंबर आना चाहिए। सिंपल नंबर नहीं आ रहा तो आप खुद से मल्टीप्लाई करके, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सिंपल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको परसेंटेज कंपोजिशन भी दे सकते हैं। डायरेक्ट आपको परसेंटेज कंपोजिशन पकड़ा दिया, कहेंगे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दूसरा क्या हो सकता है कि परसेंटेज कंपोजिशन ना पकड़ा के आपको एलिमेंट और कंपाउंड का वेट पकड़ा दे, तो एलिमेंट और कंपाउंड के वेट को यूज करके आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। अरे परसेंटेज कंपोजिशन सिखाया था ना आपको। तो अगर एलिमेंट की वेट, लेट्स से कोई कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन का मिलके बना है, कार्बन का वेट दे देगा, हाइड्रोजन का वेट दे देगा, और कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलके कंपाउंड बन रहा है उस कंपाउंड का वेट दे देगा। तो क्या आप कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन ही निकाल सकते? तो दूसरा तरीका हो गया कि आपको या तो परसेंटेज कंपोजिशन दे देगा या आपको वेट दे देगा, और तीसरा क्या था? वेट रेशियो दे देगा। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? कुछ केसेस के अंदर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास पकड़ा देगा, कुछ केसेस में नहीं पकड़ाएगा। तो क्या पकड़ाएगा? वेपर डेंसिटी। आप लोगों ने पढ़ा नहीं था वेपर डेंसिटी को? अगर आप वेपर डेंसिटी को अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो मॉलिक्यूलर मास को आप 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मॉलिक्यूलर मास ना देके वेपर डेंसिटी दे देगा। तो क्या आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए एम नहीं कैलकुलेट कर सकते? तो ये भी एक वेरिएशन हो सकता है। ठीक है ना। अब आगे हम डिस्कस करेंगे स्टोइचियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन। तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है जी। तो सबसे पहली टर्म है केमिकल रिएक्शन। ये सब आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, ये सब आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, याद आ गया? चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ जी, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर? सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करके नए सब्सटेंसेस बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, पहला पॉइंट। और क्या पढ़ा था आप लोगों ने? देयर इज अ चेंज इन प्रॉपर्टीज। भाई जिन सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो रही है और जो सब्सटेंस रिएक्शन के बाद बनकर आ रहे हैं, उन सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिफरेंट होगी। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल पिक करूं, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर। तो मैंने आपको क्या बोला, केमिकल रिएक्शन के अंदर सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके नए सब्सटेंस बना लेते हैं, और जिन सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होती है और जो नए सब्सटेंस बनकर आते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है, डिफरेंस होता है। चेक कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ये क्या है, कंबस्टिबल गैस है। हाँ, हम कैरेक्टरिस्टिक नहीं देख रहे। हाँ जी, हम वही कह रहे, कैरेक्टरिस्टिक नहीं देख रहे। जो आपने पॉइंट बताया है चेंज इन स्टेट, वो 10th क्लास के अंदर टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर 5वां पॉइंट है वो। कंबस्टिबल गैस है ये। अरे बोलो मेरे भाई। और ये गैस अकेले तो जलेगी नहीं, किसी के प्रेजेंस में जलेगी। तो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ फायर। ठीक है, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ फायर। क्या सही है, आपने तो कुछ बोला नहीं। फायर को सपोर्ट करता है। अगर आप इसको बर्न करना चाहते हो, इसको साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जलती है, ये जलाती है, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, वाटर। ये बुझाती है ना, प्रॉपर्टी ही बदल गई ना। यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। कुछ आया समझ में? केमिकल रिएक्शन के अंदर देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है ना, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में चली जाती है। ये तो बहुत सिंपल रिएक्शंस है। जब बहुत सारे रिएक्टेंट्स हो जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि किस रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन हो रही होती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आप समझने की कोशिश करो, अगर आप 2 रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन करवाना चाहते हो तो दोनों रिएक्टेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उन दोनों के बीच में कोलिजन होना ज़रूरी है। ये तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल H2 हो जाएगा। ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, इसका सिंपलेस्ट सबसे छोटा पार्टिकल O2 हो जाएगा। तो अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन करवाना चाहते हो तो H2 और O2 के बीच में रिएक्शन होगी, जब जाके वाटर बनकर आएगा। तो ये तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन थी। मान लो यहाँ पे 4-5 रिएक्टेंट लिखे होते, फिर क्या करते? फिर आपको समझ नहीं आता कि किस रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस को कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, वो आप लोग 10th में देखोगे, सॉरी 12th में देखोगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होने के बाद नए सब्सटेंस बनकर आ जाते हैं, और जो पुराने सब्सटेंस होते हैं, मतलब जिनके बीच में रिएक्शन हुई, उनकी प्रॉपर्टीज़ और जो नए सब्सटेंस बनकर आए उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस ये जलती है, ऑक्सीजन गैस ये जलाती है, और ये बुझाती है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशन। इस पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो 10th में आप लोगों ने देखी थी। ठीक है, बड़ी बेसिक सी चीज़ है जो आपने 10th में देखी थी। केमिकल इक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं। अगर इसी केमिकल रिएक्शन को इनके फॉर्मूले की हेल्प से लिख दूं, जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मूला इज H2 गैस, ऑक्सीजन इज O2 गैस, वाटर इज H2O लिक्विड, तो इसे बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। दोबारा सुन लो, केमिकल रिएक्शन का एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया है, सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन होती है, प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम ऑल्सो, एटम का रीअरेंजमेंट भी होता है। ठीक है, और पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, 1 मिनट रुको, चलो इसको मैं हटा ही देता हूँ, इसको दोबारा लिख दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला, देयर इज अ चेंज इन प्रॉपर्टी, देयर इज अ चेंज इन प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको समझा दिया है प्रॉपर्टी में कैसे चेंज आ रहा है। ठीक है, देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। ये वाला पॉइंट देख लेते हैं कि एटम्स का रीअरेंजमेंट हो कैसे रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H2,
तो H2 के बीच में बॉन्ड तो ऐसे बना होगा, ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय O2 दैट इज O डबल बॉन्ड O, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और बन के क्या आ रहा है, वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। अब इधर देखो आप, ये वाला बॉन्ड टूटा है, ये वाला बॉन्ड टूटा है, ये नया बॉन्ड बना है, ये नया बॉन्ड बना है। तो ये वाली एक प्रॉपर्टी तो यहाँ से क्लियर हो गई है कि पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं, एक प्रॉपर्टी तो यहाँ से क्लियर हो गई है। और एटम्स की रीअरेंजमेंट भी हो जाती है। एटम्स की रीअरेंजमेंट हो जाती है तो देखो आप, पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ था, अब किसके साथ चला गया, ऑक्सीजन के साथ। एटम्स ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया है सो डैट वो नए बॉन्ड बना ले। तो तीनों प्रॉपर्टी यहाँ से मैंने क्लियर कर दी है। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको, सॉरी पहले केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताई थी, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। उसके बाद मैंने बताया कि देयर इज अ डिफरेंस, सॉरी देयर इज अ चेंज इन प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। फिर मैंने क्या बताया, देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, और एक और पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है, ब्रेक्स न्यू बॉन्ड फॉर्म्स, ठीक है, डन। अच्छा, इसको हम और क्या बोलते हैं, एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है इसे और क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, है ना। इन दोनों को रिएक्टेंट बोलेंगे, इनको प्रोडक्ट बोलेंगे। ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है तो इसे आप रिएक्टेंट बोल दोगे। ये तो आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सको, जो लेफ्ट में लिखा हुआ है रिएक्टेंट है, जो राइट में लिखा हुआ प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनके बीच में रिएक्शन होती है टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, तो इनको रिएक्टेंट बोलेंगे। और इसे बोलेंगे प्रोडक्ट, जो इन सब्सटेंस के रिएक्शन के बाद बनकर आ रहा है, ठीक ना। उसके बाद चलते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ। ये बेसिकली रिवीजन हो रहा है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बता ही दिया था थोड़ी देर पहले कि अगर आप इस केमिकल रिएक्शन को इन एलिमेंट्स के सिंबल्स या फॉर्मूले को यूज करते हुए लिख दे तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो हाइड्रोजन का सिंबल इज H2, इसकी फिजिकल स्टेट है गैस। ऑक्सीजन का O2, इसका फिजिकल स्टेट है जी अगेन गैस। और वाटर इज H2O, फिजिकल स्टेट इज लिक्विड। इसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है जी। जरा आप इस केमिकल इक्वेशन को देख के बताओ, ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है। तो मैं क्या करूंगा, इसे बैलेंस करूंगा, तो यहां लिख देता हूं ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर यहां 2H2 गैस लिख दूं, O2 गैस लिख दूं, और यहां पे भी 2 लिख दूं, तो आई थिंक बैलेंस हो गई, है ना। ये आपकी कहलाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहां से क्वेश्चन उठ जाता है कि हम इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हैं, टू वेरीफाई द, टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगला पॉइंट बन जाता है यहां पे, ठीक है, वी बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन, हाँ, टू जस्टिफाई या सेटिस्फाई या टू वेरीफाई, टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास आप लोगों को पता है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये बेसिक से चीज़ें थी जो मैंने आपको रिवाइज करा दी जल्दी से। अब आप हेडिंग डालो, ये लिख कॉपी कर लो पहले तो। हाँ जी, राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, स्टोइचियोमेट्री। Next heading is stoichiometry and its calculation.
ठीक है, तो पहला लिखो, पहला टाइप मोल एनालिसिस। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। इससे भी केस 1 है सिंगल रिएक्टेंट। अभी क्वेश्चन पहले हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी विद इन अ सेकेंड। ठीक है जी, केस 1 सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है जी। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, कैलकुलेट मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 को पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, एंड ऑक्सीजन दैट इज O2, एंड ऑक्सीजन दैट इज O2 produced when 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 इज हीटेड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप रिएक्शन में ध्यान से देखो तो एक ही रिएक्टेंट है। ये रिएक्शन पता है आप लोगों को, 10th में पढ़ी है आप लोगों ने, थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर पढ़ी होगी 10th में। ठीक है, KClO3 जिसको हम पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, आपने हीट करा, क्या बनकर आ गया, KCl प्लस O2। भैया जी ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि पेपर के अंदर रिएक्शन दी गई होगी, ये छोटी छोटी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करके रिएक्शन लिखेंगे। इसे हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीजन। ये रिएक्शन यूज भी होती है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये 10th में आपने पॉइंट पढ़ा होगा। इस रिएक्शन को ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, ये 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अरे भाई बोलो कुछ, अब आप बताओ ये अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है? तो करो बैलेंस से, यानी कि पहला स्टेप क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन लिखो। दूसरा स्टेप है अनबैलेंस्ड है तो बैलेंस करो। तो यहां पे कर देते हैं ट्वाइस, यहां पे कर देते हैं ट्वाइस, यहां पे कर देते हैं थ्राइस, हो गए बैलेंस। ठीक है जी, क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे, फिर चेक करोगे क्या केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है तो बैलेंस इट। डन, समझ आ गया? आगे देखो, अब जरा ध्यान से देखना। ये जो पोटेशियम क्लोरेट के आगे, पोटेशियम क्लोराइड के आगे, ऑक्सीजन के आगे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नंबर्स ना, इधर 2 लिखा है, इधर 2 लिखा है, इधर 3 लिखा है। इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है जी, तो इसको मार्क कर देते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है जी, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ये भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है? इतना क्लियर है? अरे बोलो भाई, अब बोलो मेरे भाई। ठीक है, अब आगे देखो क्या करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। जो जो रिएक्टेंट है, जो जो प्रोडक्ट है, मैंने उनके नंबर ऑफ मोल्स लिख लिए। मैं चाहता हूं ये तीनों बराबर हो जाए। कैसे बराबर होंगे? अगर आप इन नंबर ऑफ मोल्स को इन्हीं के ही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जैसे इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? जोर से बोला करो ना, डिवाइडेड बाय 2। इसका कितना है? 2। और इसका कितना है? 3। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, सॉरी तीनों बराबर हो जाएंगे। ये रिलेशन हमें फाइंड करना है। ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, हमारी कहानी खत्म। अब कुछ नहीं बचा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। किसका गिवन डेटा है, सॉरी किसका गिवन मास है? गिवन KClO3 दैट इज पोटेशियम क्लोरेट। तो W KClO3 इज इक्वल टू 367.5 ग्राम। ठीक है जी, और क्या गिवन है? और कुछ नहीं गिवन है। आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं पोटेशियम क्लोरेट के ही और ऑक्सीजन के। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई? मिस्टेक हुई है, मिस्टेक ये हुई है, थोड़ा सा चेंज कर लो, ये हटा दो बस। पोटेशियम क्लोराइड का कैलकुलेट करना है।
ये मिस्टेक हो गई। ठीक है जी, दोबारा देख लेते हैं। हमें KCl के मोल कैलकुलेट करने हैं, O2 के मोल कैलकुलेट करने हैं। गिवन क्या है? पोटेशियम क्लोराइड का मास गिवन है। बाकी सारा सेम है, कोई चेंज नहीं आया, बस वहां एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। गिवन मास मैंने लिख लिया पोटेशियम क्लोराइड का, मुझे मोलर मास चाहिए होगा तो निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ KClO3। KClO3 का नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 122.5 आ जाएगा। ठीक, बस अब खत्म हो गया क्वेश्चन। आपके पास ये वाला डेटा गिवन है, ये गिवन है ना मेरे भाई। अरे नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है? गिवन मास और मोलर मास के इक्वल होता है। आपको क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो एक बारी मैं इसको इक्वेट कर लेता हूं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, यानी कि इसके जो भी नंबर ऑफ मोल्स है इसके नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। इसका गिवन मास, इसका मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। जब हम वैल्यू पुट करेंगे, चलो अगले पेज पे करते हैं। कितना था बताना एक बारी? 3 हैं 367.5 डिवाइडेड बाय 122.5 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। इसको सॉल्व करेंगे 3 आ गया। ठीक है, शाम भाई आया समझ में। अब आपके पास, अब सुनो जरा, ये डेटा भी आ चुका है मेरे पास, ये डेटा भी आ चुका है मेरे पास, ये निकालना है। अब आपकी मर्जी है, या तो आप इन दोनों को यूज कर लो फिर O2 का मोल्स कैलकुलेट कर लो, या इसको और इसको यूज कर लो तो O2 का मोल कैलकुलेट कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे? 3 आए थे, ये 2 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाय 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9, 9 बाई 2 इज 4.5। तो आपका आंसर आ चुका है। आंसर को बॉक्स में बंद करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इज 3 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज 4.5। एंक्लोज द आंसर इज द बॉक्स। तो स्टोइचियोमेट्रिक के अंदर बेसिकली होता क्या है, एक रिएक्टेंट का मास दे रखा होता है, दूसरे रिएक्टेंट का निकालने के लिए बोल देते हैं। अब सुनते जाओ पॉसिबिलिटीज। एक रिएक्टेंट का मास दे रखा होता है, दूसरे का निकालने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। मान लो 2 रिएक्टेंट है, पहले रिएक्टेंट का अमाउंट दे दिया, दूसरे वाले का निकालने के लिए बोल दिया, दूसरे वाले का दे दिया, पहले वाले का निकालने के लिए बोल दिया। 2 पॉसिबिलिटी बन गई। रिएक्टेंट का वेट दे दिया, अब कोई से के भी दे सकता है, इसका भी दे सकता है, इसका भी दे सकता है, अगर रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हो। अगर एक ही हो तो कोई इशू ही नहीं है, अगर 2 हो तो इसका भी दे सकता है, इसका भी दे सकता है। प्रोडक्ट का निकालने के लिए बोल देगा, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोल देगा। 3 चीजें हो गई। दोबारा सुनो, मान लो रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्टेंट है, तो इसका वेट दे देगा, इसका निकालने के लिए दे देगा, इसका वेट दे देगा, इसका निकालने के लिए दे देगा। ठीक, या इसका वेट दे देगा, प्रोडक्ट का निकालने के लिए दे देगा, या इसका वेट दे देगा, प्रोडक्ट का निकालने के लिए दे देगा, या प्रोडक्ट का दे देगा, बोलेगा कितने रिएक्टेंट की जरूरत पड़ी, है ना। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, रिएक्टेंट का अमाउंट दे देगा, बोलेगा प्रोडक्ट की गैसेस का वॉल्यूम फाइंड करो। यानी कि बेसिकली स्टोइचियोमेट्री के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जिसमें से मैंने सबसे सिंपल केस उठाया है जिसके अंदर एक ही रिएक्टेंट है। तो आप जरा ध्यान से देखो, एक ही रिएक्टेंट था, एक ही रिएक्टेंट था, इसी का वेट दे रखा था, इसका निकालने के लिए बोल दिया, इसका निकालने के लिए बोल दिया। यही तो मैंने बोला, यही स्टोइचियोमेट्री है, यही स्टोइचियोमेट्री है। हमें सीखना है कि कम से कम हम पेपर के अंदर लिखे, करेक्ट लिखे, आंसर आपका आ जाए, नंबर भी पूरे मिल जाए। अब लंबी लंबी कहानियाँ मत बनाना पेपर के अंदर कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम इतने 3-4 लाइन लिख देंगे, 3 नंबर का थोड़ा बड़ा लिख देंगे, 5 नंबर का 2-2.5 पेज भर देंगे, तो उससे नंबर नहीं मिलेंगे आपको और वेस्ट करोगे अपना टाइम। और तो इट्स बेटर है क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना ही लिखो। यही हमें सीखना है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 इन लीटर, यहां लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 in liter produced at STP, produced at STP by heating 25 gram of कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। अब टाइप बदल दी है, सिंगल रिएक्टेंट ही है, टाइप बदल दी है। अब आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो रिएक्शन ही पता होनी चाहिए। और एक और चीज़ सुनो, STP वर्ड आ गया है, तो जैसे ही आप लोग STP सुनो तो आपके दिमाग में आना चाहिए 1 मोल ऑफ गैस, एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, ये आना चाहिए दिमाग में। तो अब आगे बढ़ते हैं, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड CO2, रिएक्शन बैलेंस्ड है। मोल मोल रेशियो बना लो उसका। हाँ बैलेंस्ड है, देख लो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 1, ऐसे बराबर हो गए, सभी में 1 है। एक चीज सुनो, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना, सुनो CO2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना, तो CO2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 चाहिए होंगे। करो, बता दिया मैंने क्या करना है। मैडम जी कहाँ है नंबर ऑफ मोल्स 1? ये देखो, ये तो कुछ भी नहीं है, निकालोगे नहीं, ये तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जिसको आप बोल रहे हो। ठीक है, तो मुझे ये इसका डेटा दे रखा है और इसकी बात करनी है, तो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ठीक है जी, ठीक है जी, अरे बोलो। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है? अब ये याद होना चाहिए, 100 होता है। ठीक है जी, पुट कर दो, पुट कर दो। यहां पे 25 दे रखा था, यहां पे 100 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 1/4 आ गया। मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, वो टाइम नहीं खराब करूंगा, क्योंकि पूछा भी नहीं गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, वो तो हमें चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। तो जब 1 मोल की गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो 1/4 मोल की गैस कितना ऑक्यूपाई करेगी? ये तो मैंने जर्नल लिख दिया, इसको CO2 के टर्म्स में लिख लेते हैं। 1 मोल ऑफ, दोबारा लिख लेता हूं, 1 मोल ऑफ CO2 गैस एट STP ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। तो जब 1 मोल की गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो 1/4, 5.6 लीटर, हाँ जी, मोल ऑफ CO2 गैस एट STP occupies 22.4 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 5.6 लीटर। खत्म हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, अरे बोलो ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट, आ रहा है तुमको समझ में? कैलकुलेट वेट ऑफ सॉलिड रेसिड्यू कैलकुलेट
weight of residue obtained when 55.2 gram of silver carbonate is heated. Also calculate total volume of gases evolve at STP. ठीक है जी। स्टोइकियोमेट्री के अंदर क्या होता है, एक रिएक्टेंट का वेट दे रखा होता है, दूसरे रिएक्टेंट का वेट कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाता है, एंड वाइस वर्सा, मतलब दूसरे रिएक्टेंट का वेट दे देगा, पहले वाले का निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। एक रिएक्टेंट का वेट देगा, प्रोडक्ट का निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। दूसरे रिएक्टेंट का वेट देगा तो भी प्रोडक्ट का निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। प्रोडक्ट के आप नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट का आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, और क्या हो सकता है, प्रोडक्ट का अमाउंट दे देगा, बोलेगा रिएक्टेंट का निकालो। तो अभी हम सिंपल केस डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है। तो आपने अभी 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, दोनों क्वेश्चंस में अगर आपने नोटिस करा हो एक ही रिएक्टेंट था। तो इसकी रिएक्शन मैं लिख देता हूं, सिल्वर कार्बोनेट इज Ag2CO3। जब आप इसे हीट करोगे सिल्वर आ जाएगा, यही आपका सॉलिड रेसिड्यू है, ठीक है। ऑक्सीजन आ जाएगा और CO2 आ जाएगा। तो ये दोनों गैसेज हैं, ये सॉलिड रेसिड्यू है। तो आपसे रेसिड्यू प्रोडक्ट साइड से ही मिलेगा आपको, रिएक्टेंट साइड नहीं मिलेगा। जो बच जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऐसे कहते हैं, क्योंकि ये दोनों गैसेज तो उड़ जाएगी ना, तो क्या बचा, यही बचा। आप रिएक्शन करोगे, सिल्वर कार्बोनेट को हीट करोगे तो सिल्वर बनेगा सॉलिड, CO2 गैस, O2 गैस, ये दोनों तो एटमॉस्फेयर में चले जाएगी, तो अब बचा क्या, सिल्वर। तो अभी तो बोला सॉलिड रेसिड्यू, जो बच जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं, और उसने बोल भी दिया सॉलिड रेसिड्यू। तो आपको इसका वेट कैलकुलेट करना है, वेट ही करना है ना, हाँ जी वेट ही करना है, और CO2 गैस और O2 गैस की वजह से जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो कैलकुलेट करना है। और अगर आप ध्यान से देखो एक ही रिएक्टेंट दे रखा है, तो केस 1 में ही हम, तो रिएक्शन तो अनबैलेंस्ड है। सबसे पहले इसको आप बैलेंस करो, फिर आप प्रोसीड करो। और मैं यहाँ लिख देता हूँ वेट सिल्वर का Ag का वेट है जी 108, Ag का वेट है जी 108। चलो करो। बैलेंस हो गई, क्या आया बताओ। इधर 2 आ गया, इधर 4 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 ऑक्सीजन हो गया, 4 सिल्वर हो गया, 2 कार्बन हो गया, ठीक है जी, बैलेंस हो गया। अब आगे बढ़ो। अब तो बचा ही नहीं क्वेश्चन में, सारा कर तो दिया आप लोगों ने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag2CO3 divided by 2 is equal to number of moles of Ag divided by 4 is equal to number of moles of CO2 divided by 2 is equal to number of moles of O2 divided by 1। ठीक है, हमें किसका वेट दे रखा है 55.2, दैट इज वेट ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, और सिल्वर का वेट निकालना है। वैसे निकालना तो तीनों का ही है हमें, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस वाले रिलेशन को पिक करते हैं सबसे पहले। गिवन वेट क्या है सिल्वर कार्बोनेट का बताना,
55.2 ग्राम। मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं सिल्वर कार्बोनेट का। 108 बताया था मैंने, इंटू 2, कार्बन 12, 16 इंटू 3, 2 8 ज़ा 16, 1, 2 0 ज़ा 0, 1 आ जाएगा, 216 आ गया इधर, इधर 12 आ गया, इधर 48 आ गया। 210 प्लस 10 20 और 40 260 आ गया इधर तो, और 260 10 16 276 आ रहा है। मोलर मास सिल्वर कार्बोनेट का 276 आ जाएगा। हमने ये वाला रिलेशन यूज़ करना है, मैंने सर्कल बॉक्स में डाल रखा है, यहाँ फिर से कॉपी कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये तो यहाँ से ऐसे सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 आ गया इधर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट की जगह क्या लिखूंगा, गिवन मास ऑफ सिल्वर कार्बोनेट मोलर मास ऑफ सिल्वर कार्बोनेट गिवन। क्वेश्चन में मोल्स निकालने हैं या मास निकालना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉलिड रेसिड्यू, मास निकालना है। गिवन वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय Mag, और यहाँ पे 2 आना ही आना है। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 55.2 डिवाइडेड बाय 276 विच इज़ इक्वल टू WAG, ये तो निकालना ही है हमें। इधर आ गया 108 मल्टीप्लाई बाय 2, तो WAG इज इक्वल टू 55.2 108 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 276, कितना आ रहा है? पहले ये बताओ वेट ऑफ Ag। मैंने वेट ऑफ Ag निकालना, आप लोग क्या निकाल दिया? आप लोग नंबर ऑफ मोल्स पूछा है क्वेश्चन में, देखो जरा। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीधा वहां पे वैल्यू पुट करो। ठीक है, कट कर देते हैं, 1 मिनट रुको। ठीक है, ऊपर आ गया आपका 0.4, इधर 108, ये कितना आ गया आपका? सॉल्व कर लिया, करूं? 40 ठीक है। वैसे आंसर को आखिरी में हाईलाइट करते हैं। हाँ तो कहाँ हुआ है, मैंने कहाँ बोला क्वेश्चन हो गया? तो वहाँ चाहिए ना, तो मेरे भाई सिल्वर के लिए तो नहीं चाहिए ना, तो मैंने नहीं निकाले सिल्वर के मोल्स। क्यों निकालूंगा, सिल्वर के चाहिए ही नहीं मेरे को, गैस का वॉल्यूम निकलेगा ना, तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। देखो इधर, अब किसी को भी इक्वेट कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर रहा हूं मैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट बाय 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय 2। यहां से 2 तो 2 वैसे ही कैंसिल हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट हमारे 0.2 बन रहा है, अगर आप यहीं से देख ले 0.2 बन रहा है, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 0.2। लो, ये कैलकुलेशन तो मेरी इजी हो गई। ठीक है, और देखो अब इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट बाय 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ठीक है, और इधर कुछ है नहीं, इधर 1 था, लिख देते हैं। चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट मेरे 0.2 आ रहा है, तो 0.2 बाय 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज 0.1। अगर मैं टोटल मोल्स निकालूं ऑफ गैसेस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज 0.1 एंड CO2 इज 0.2, 0.3। अब मेरा लास्ट स्टेप है 1 मोल ऑफ इसे क्या बोलूं, 1 मोल ऑफ O2 एंड CO2 गैस, मतलब कलेक्टिवली है, सैंपल लिया मैंने, सैंपल है मेरा, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, ठीक है। बट हमारे मोल्स कितने आए हैं, 0.3 आए हैं, तो 0.3 मोल ऑफ सैंपल या मिक्सचर ऑफ गैस जिसके अंदर CO2 और O2 है, एट एस टी पी ऑक्यूपाइज 0.3 मल्टीप्लाई बाय 22.4, कितना आ रहा है बताना। सिक्सटी 67.2, ठीक। अब आप आंसर लिख लो, क्या क्या निकालना था, वेट ऑफ सिल्वर निकालना था, जो आया मेरा 40 कितना था, 43 पॉइंट, अगर हम अलग-अलग कैलकुलेट करें वॉल्यूम, एक मिनट रुको, 3 4 12, 1 3 2 6, 7 3 2 6, और 2 डेसिमल है, 6.72 आ रहा है। अलग अलग क्यों करना, कैलकुलेट कर सकते हो बट करना क्यों, वैसा अगर करें तो आंसर अलग है। नहीं सेम ही आएगा, टोटल ऐड करके यही बनेगा। अगर आप CO2 का वॉल्यूम अलग करोगे, O2 का वॉल्यूम अलग करोगे, फिर ऐड करोगे तो भी यही बनना है, ठीक है। वेट ऑफ सिल्वर कितना आया था बताना, बोलो मेरे भाई, 43, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम मेरा आ गया है, आंसर को ऐसे बंद करना है, ठीक है, आखिरी में सारा दिखा देना कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैलकुलेट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैलकुलेट नहीं, वॉट वेट, सॉरी, वॉट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट शुड बी हीटेड to obtain 2.4 into 10 की पावर 23 molecules of CO2। ठीक है, अब रिएक्शन चाहिए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaH CO3 का होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसको आप हीट करो, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, अब देख लो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का वेट निकालना है, मतलब इसका वेट निकालना है। शुड बी हीटेड टू ऑब्टेन, हीट करने के बाद आपके CO2 के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, यानी कि आपके बार उल्टा हो गया क्वेश्चन। हर बार क्या हो रहा था, रिएक्टेंट देते थे और बोलो भाई, आप लोग क्या फिजिकली प्रेजेंट हो यहाँ पे, मेंटली नहीं हो? तो फिर आपका पहले वाला क्वेश्चन का आंसर गलत था ना। मैंने पूछा आप लोग क्या यहाँ सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो? हाँ, फिजिकल और मेंटली दोनों प्रेजेंट रहो, क्लास में एक्टिव रहो, इंटरैक्ट करो,
एक ही दो बच्चे इंटरेक्ट करते हैं मेरे से तो बस यहाँ पे, और कोई करता नहीं। कहाँ बोलते ही नहीं हो आप। मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, क्या बोल रहा था वो भी भूल गया मैं अब। हाँ, हर बार क्या हो रहा था कि रिएक्टेंट का वेट देते थे, प्रोडक्ट का निकालने के लिए बोल दिया करते थे। अब क्या प्रोडक्ट का पकड़ा दिया, रिएक्टेंट का निकालने के लिए बोल रहे हैं। कुछ आया दिमाग में घुसा मेरे भाई, तो स्टार्ट करो फिर, देखते हैं कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं आप। पीछे पलटने की जरूरत ही नहीं है, 1 सेकंड सोचो, हो जाएगा। क्या दे रखा है इसका वेट, सुनो, इसका वेट निकालना है ना। इसका क्या गिवन होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, बट क्या दे रखा है, तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यूज करके नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते आप। बस करो करो अब। हाँ लिख लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर आप रिलेशन बनाना चाहते हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा बैलेंस कर ली, बैलेंस है, कैल्शियम 1 कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 6 2 6 है, हाइड्रो, हाँ बैलेंस्ड ही है। 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगेन 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अगेन 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अगेन 1। मैं इसको और इसको यूज़ करूँगा, ठीक है जी, मैं इन दो को यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे इसका अमाउंट निकालना है और डेटा इसका डायरेक्टली तो नहीं दे रखा है, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट करने के लिए इनफ है जो डेटा दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को और कैसे लिख सकता हूँ, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें पता ही नहीं है। इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो एक बारी कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकाल लेते हैं। कैल्शियम इज 40 प्लस ट्वाइस कर लेते हैं, इधर इधर 1 आ गया, 12 आ गया, 16 इंटू 3 48 आ गया, 13 प्लस 48 5 6 62 और 62 का ट्वाइस कर लो। सर 61 होगा ये। हाँ सॉरी 48 प्लस 13 11 1 5 61 ट्वाइस कर लेते हैं 122। तो 40 प्लस 122 162, ठीक। गिवन मास तो मुझे निकालना है, मोलर मास आ गया मेरा 162, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 2.4 इंटू 10 की पावर 23, एवोगैड्रोस नंबर इज 6.022 इंटू 10 का 23, जिसको मैं 6 ले रहा हूँ फॉर इजी कैलकुलेशन, 6 इंटू 10 की पावर 23, कैंसिल कैंसिल, ठीक है। ये आपका 0.4 हो जाएगा। तो 162 मल्टीप्लाई बाय 0.4 कितना आ रहा है, 64.8 ग्राम। यार हद ही कर दी यार, इतनी थोड़ी ना अप्रॉक्सीमेशन लेंगे। 6.023 और 2.4, मतलब कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाएंगे, हैं? कोई दीन ईमान नहीं है आपका 2.4 को 2 ले ले। तो 2.4 को तूने 2.5 क्यों नहीं बोला लेने के लिए? वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी, आंसर आ चुका है, डब्बे में डाल दो।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज हमने एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। हाँ जी, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन देखा हमने, समराइज कर रहे हैं फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन देखा। केमिकल रिएक्शन के अंदर देयर इज़ अ रिएक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस टू फॉर्म टू और मोर देन टू न्यू सब्सटेंसेस। एक भी बन सकते हैं, वैसे मैंने दो के हिसाब से बता दिया आपको। एक प्रोडक्ट भी बन सकता है, दो प्रोडक्ट भी बन सकता है, दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट किसे बोलेंगे? जिन सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो रही होती है। प्रोडक्ट किसे बोलेंगे? सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होने के बाद जो बनकर आता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है। रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। देयर इज़ अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं। केमिकल इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप केमिकल रिएक्शन को इन्हीं के सिंबल्स या इन्हीं के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए दोबारा लिख देते हो तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। फिलहाल ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है? रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम है और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एटम है वो बराबर नहीं है, तो हम इसे बराबर करेंगे। बराबर करेंगे तो केमिकल इक्वेशन क्या कहलाएगी? बैलेंस्ड। एक पॉइंट सुन लो, स्किप हो गया था जो, आप सभी केमिकल इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। ऑल केमिकल इक्वेशन, यहां लिख रहा हूं, ऑल केमिकल इक्वेशन, all chemical equation are chemical reaction, chemical reaction, but all chemical reaction are not chemical equation। ठीक है, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया फर्स्ट पेज का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्वेश्चन देखा स्टोइचियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं फिर से बताता हूँ और कई बार ही बता चुका हूँ कि इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर होता क्या है। आपको मान लो एक रिएक्टेंट दे रखा है जो हम डिस्कस कर रहे थे आज। एक रिएक्टेंट देगा तो प्रोडक्ट के मोल्स, प्रोडक्ट के वॉल्यूम, प्रोडक्ट का वेट निकालने के लिए बोल सकता है। अगर एक रिएक्टेंट वाली रिएक्शन है तो प्रोडक्ट का अगर अमाउंट दे दिया, प्रोडक्ट का गिवन मास दे दिया, प्रोडक्ट का वॉल्यूम दे दिया तो रिएक्टेंट का निकालने के लिए बोल देगा। अगर आप दो रिएक्टेंट ले लेते हो तो यहां बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि एक रिएक्टेंट का अमाउंट दे देगा, दूसरे का निकालने के लिए बोल देगा, दूसरे का दे देगा, पहले का निकालने के लिए बोल देगा, पहले का दे देगा, प्रोडक्ट का निकालने के लिए बोल देगा, दूसरे का दे देगा, प्रोडक्ट का निकालने के लिए बोल देगा, और प्रोडक्ट का दे देगा तो या तो इसका निकालने के लिए बोल देगा या इसका निकालने के लिए बोल देगा। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है जी, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल। वाई आर यू लाफिंग?